हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद्र चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारापत्थर, सिवनी से। आज हम इस वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत सन 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के पूर्व हमने सन 1857 का जो संघर्ष था वह विद्रोह था, सैनिक संघर्ष मात्र था, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था या क्रांति थी। इस संबंध में विभिन्न इतिहासकारों के जो मत रहे हैं उनको हमने भाग 1 में पढ़ चुका है। अब भाग 2 में क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, इनका हम इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो ये है 1857 की महाक्रांति और उनके जो महानायक हुए हैं उनके संबंध में एक ये चित्र आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए हम कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके महत्वपूर्ण कौन कौन से कारण थे। पहले हम कारण देखेंगे और फिर कारण के अंतर्गत इनका विस्तृत अध्ययन आगे करेंगे। सन 1857 की क्रांति जो देश के विभिन्न भागों में फैली थी, इस क्रांति के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था, वरन अनेक कारण थे जिसके कारण ये क्रांति फैली। और इनके प्रमुख कौन कौन से कारण थे जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जिसमें हम पढ़ेंगे राजनीतिक कारण, नंबर 2 धार्मिक कारण, नंबर 3 सामाजिक कारण, नंबर 4 आर्थिक कारण, नंबर 5 सैनिक विद्रोह के कारण और नंबर 6 तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तात्कालिक कारण से ही आगे फिर क्रांति की शुरुआत हो गई थी। अब देखें 1857 की क्रांति के प्रमुख कौन कौन से कारण थे। राजनीतिक कारण के अंतर्गत हम देखेंगे डलहौजी की हड़प नीति। अब डलहौजी की हड़प नीति के बारे में देख लें कि यह एक व्यपगत सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें अगर राजा का कोई स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं रहता था तो उस राज्य को अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते थे। इसमें संतानहीन शासकों को गोद लेने का भी अधिकार नहीं था तथा भारतीय शासक जो थे वो किसी को अपना दत्तक पुत्र या उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते थे। इस नीति के अंतर्गत उन्होंने सन 1848 में सतारा, 1850 में संबलपुर, 1852 में उदयपुर, 1853 में नागपुर और 1854 में झांसी पर अपना अधिकार घोषित कर दिया था। मैं घोषित कर दिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने घोषित तो कर दिया था कि ये हमारे शासन में है, लेकिन झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने उनके इस घोषणा को अस्वीकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि झांसी मेरी है। ये पहला जो कारण था। और इन कारणों के कारण जो उनका जो मूल उद्देश्य था अंग्रेज़ों का कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना, सैनिक छावनियाँ बनाना तथा ब्रिटेन का माल बेचने के लिए भारत को प्रमुख बाजार के रूप में चुनना और भारत का कच्चा माल निकालना था। इस तरह से ये एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था जो राजनीतिक था। दूसरा जो कारण था कि राजाओं की पेंशन की समाप्ति, अर्थात अंग्रेज जो उनके अधीनस्थ जो राजा महाराजा हो जाते थे उन्हें पेंशन दिया करती थी, लेकिन उन्होंने ये पेंशन भी बंद कर दी और नाना साहब जो की पेंशन थी वह भी उन्होंने बंद कर दी थी। तो ये भी विभिन्न जो राजा महाराजा थे उनके मन में ये विद्रोह की भावना अंग्रेज़ों के विरुद्ध पनपने लगी। तीसरा प्रमुख कारण देखें कि अवध नरेश वाजिद अली पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। अर्थात जो अवध के नरेश थे वाजिद अली, उन पर कुशासन का आरोप लगाया और कुशासन का आरोप लगाया कि तुम्हारा कुशासन है, इसलिए उन्होंने उसको ब्रिटिश शासन में मिला दिया। इस तरह ज़बरदस्ती करके उन्होंने उनको अपने पक्ष में ले लिया। और चौथी थी जो महत्वपूर्ण 1857 की क्रांति है वो है बेलेज अली की सहायक संधि। इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि बेलेज अली की सहायक संधि क्या है। लॉर्ड बेलेज अली के द्वारा सन 1798 में एक प्रणाली तैयार की गई थी जिसमें ब्रिटिश अपने सहयोगी को बाहरी एवं आंतरिक खतरों से बचाने की संधि करते थे। यह एक कूटनीति थी जिनकी प्रमुख शर्तें थी
नंबर एक, जिस राज्य ने इनके इस संधि को स्वीकार कर लिया तो उस राज्य के को विदेश, उसकी जो विदेश नीति रहती थी वह ब्रिटिश कंपनी को सुपुर्द करना पड़ता था। अर्थात वो उनको मतलब सुरक्षा तो प्रदान करेंगे, लेकिन उनकी ब्रिटिश जो नीति थी, उनकी जो विदेश नीति थी, वो ब्रिटिश कंपनी तय करेगी। नंबर दो, ब्रिटिश कंपनी की बिना अनुमति के अन्य राज्यों से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं की जा सकती थी। अर्थात अगर जो बेलीजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था तो वो मतलब बिना अंग्रेज़ों के, बिना ब्रिटिश कंपनी के ना तो युद्ध कर सकते थे, ना शांति कर सकते थे, ना मैत्री कर सकते थे। तीसरा प्रमुख कारण था, राज्य में ब्रिटिश की सेना रहती थी जिसका खर्च राजा को स्वयं उठाना पड़ता था। अर्थात जिस राज्य में ब्रिटिश की सेना रहती थी सुरक्षा के नाम पर, उसका पूरा खर्चा उसी राज्य को उठाना पड़ता था। चौथा है, देसी राजाओं को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होता था। अर्थात वो प्रशासन पर अपनी नज़र बनाए रखता था कि प्रशासन अंग्रेज़ों के अनुसार अपने राजपाट को चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। नंबर पाँचवा है कि संधि स्वीकार करने वाले दो देशों के मध्य यदि कोई विवाद हो जाता था तो अंग्रेज उसमें मध्यस्थता करते थे और निर्णय देते थे, और जो निर्णय वो देते थे वो निर्णय उन्हें स्वीकार होता था। इस तरह यह संधि अंग्रेज़ों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। इसमें कंपनी के साधनों में वृद्धि हुई, सैन्य व्यय में कमी आ गई क्योंकि सैन्य व्यय अब राज्य उठाने लगे थे, युद्धों में कमी आ गई और विभिन्न प्रदेशों में शांति हो गई तथा फ्रांसीसी प्रभाव जो बढ़ रहा था उसका अंत हो गया। आगे अब हम देखेंगे, दूसरा है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश एवं धर्म प्रचार की अनुमति। अर्थात जो ईसाई मिशनरियाँ थी उनको भारत में प्रवेश दे दिया गया और उन्हें धर्म प्रचार की अनुमति भी मिल गई। अब धर्म प्रचार की अनुमति के बाद वे लोगों को प्रलोभन देकर या भय दिखाकर ईसाई धर्म अपनाने को बाध्य करने लगे, जिससे हिंदू धर्मावलंबी थे उनके मन में आक्रोश फैलने लगा। दूसरा था, ईसाई धर्मावलंबियों को शासकीय नौकरी में एवं पदोन्नति में विशेष रियायत दी जाने लगी, और जब उन्हें विशेष रियायत मिलने लगी और हिंदुओं के साथ भेदभाव होने लगा तो हिंदू धर्मावलंबियों में आक्रोश की भावना फैलने लगी थी। तीसरा है धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। इसको थोड़ा सा समझ लें। यह 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में पारित किया गया। इसमें अन्य धर्म से ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। साथ ही उन्हें नौकरी, पदोन्नति, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में प्राथमिकता दी जाने लगी। इसके साथ धर्मांतरण करने वाले लोगों पर लगने वाले विभिन्न प्रतिबंधों से भी मुक्ति प्रदान की गई। इसके कारण जो हिंदू धर्मावलंबी थे उनके मन में विद्रोह की भावना फैलने लगी। इसके बाद आते हैं हम सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में है अंग्रेज़ों की रंग भेद नीति। भारतीय के त्वचा के रंग के आधार पर उन्हें नीचा मानते हुए भेदभाव करना तथा रंग के कारण उनका अपमान करना, ये इनकी रंग भेद नीति के अंतर्गत थी और जिसके कारण लोगों में आक्रोश फैलने लगा। दूसरा था अंग्रेजी शिक्षा को लागू करना। भारतीय जो शिक्षा थी उसको कम करते हुए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दी और इस शिक्षा का मूल उद्देश्य उन्हें प्रशासन चलाने के लिए केवल बाबुओं का निर्माण करना था और इसके ज़्यादा कुछ नहीं था। तो ये अंग्रेजी शिक्षा लागू करना, इसके कारण भी लोगों में मतलब आक्रोश फैलने लगा। तीसरा है सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 लागू करना। यह एक कुप्रथा थी जिससे पति की मृत्यु होने के पश्चात पत्नी भी उसी चिता में जलकर समाप्त हो जाती थी। कई बार पत्नी की रजामंदी होती थी तो कई बार वह दबाव के कारण ऐसा करने को मजबूर हो जाती थी। और भारत में जो पहले गवर्नर थे लॉर्ड विलियम,
बेंटिंग ने इन्होंने सन 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। यह एक अच्छी मतलब उपलब्धि थी, लेकिन इसके कारण भी जो कट्टर धर्मावलंबी थे उनके मन में आक्रोश की भावना फैलने लगी। चौथा है नरबली एवं दास प्रथा का अंत। ये जो नरबली की प्रथा थी और जो दास प्रथा थी, लोग दास बना के रखते थे, तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद है पांचवा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। इसमें 16 जुलाई 1856 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सभी न्यायालयों में हिंदू विधवा पुनर्विवाह को वैध बना दिया। अर्थात यदि कोई स्त्री कम उम्र में विधवा हो जाती थी तो वह पुनर्विवाह कर सकती थी, जबकि हिंदू धर्म के अनुसार में पहले इसमें प्रतिबंध था। तो इस तरह से ये सामाजिक जो कारण थे, ये सामाजिक कारणों के लागू करने के कारण भी अंग्रेज़ों का विद्रोह, अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह होने लगा था। इसके बाद देखें हम आर्थिक कारण। भू राजस्व एवं करों में वृद्धि। अंग्रेज सरकार ने जनता पर भू राजस्व एवं विभिन्न करों में वृद्धि कर दी, जिसके कारण गरीब जनता का आर्थिक शोषण होने लगा और उनकी स्थिति और कमज़ोर होने लगी तथा किसानों की स्थिति तो और ज़्यादा दयनीय हो गई। यह आर्थिक कारण भी विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण बना। दूसरा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समाप्त करना। अंग्रेज़ों ने अपनी आर्थिक नीति इस तरह से बनाई जिसके कारण जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, जो भारत की जान थी, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी। तीसरा है कृषि का वाणिज्यीकरण। अर्थात जो कृषि उत्पाद होते थे उनका वाणिज्यीकरण कर दिया गया और इस वाणिज्यीकरण में लाभ किसानों को न मिलकर ये शासन को मिलने लगा। अर्थात किसानों से तो कम कीमत पर उनकी फसल का खरीदते थे और अधिक मूल्य पर बाहर पर बेचते थे। इस तरह से इसके कारण भी लोगों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध या अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह की भावना पनपने लगी। आदिवासियों का आर्थिक शोषण। आदिवासी जो वन संपदा पर ही निर्भर थे, अर्थात वन संपदा से ही अपना जीवन यापन चलाया करते थे, उनका आर्थिक शोषण किया जाने लगा और ये आर्थिक शोषण भी उनके विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण बना। अगला हम देखेंगे सैनिक विद्रोह के कारण। सैनिक विद्रोह के कारण में धर्म भ्रष्ट होने की बात। धर्म भ्रष्ट होने की बात में यह है कि यह एक अफवाह फैल गई कि सैनिक जो कारतूस उपयोग करते हैं, जिसमें उन्हें दांतों से छीलना भी पड़ता था, उसमें गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। गाय हिंदू सैनिकों के लिए पूजनीय थी और उसके मांस का प्रयोग करना उन्हें मतलब उचित नहीं लगा। इसी तरह जो मुसलमान थे, जो सुअर की चर्बी का प्रयोग होने के कारण, वो सुअर उनके धर्म में वर्जित था और उसका प्रयोग वो उसमें हो रहा है, गोली में हो रहा है, कारतूस में हो रहा है। इसके कारण भी ये बात अफवाह के रूप में फैल गई और जिसके कारण कि उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे मन में उनके विद्रोह की भावना पनपने लगी थी। दूसरा है भारतीय सैनिकों की पदोन्नति में भेदभाव। जो भारतीय सैनिक थे उनकी पदोन्नति में भी भेदभाव किया जाने लगा। अर्थात अंग्रेज सैनिक को जल्दी पदोन्नति दी जाती थी और भारतीय सैनिकों को पदोन्नति नहीं दी जाती थी और योग्यता का कहीं कोई उपयोग नहीं किया जा रहा था। तीसरा था सैनिकों की निःशुल्क डाक व्यवस्था को बंद कर देना। पहले सैनिकों को जो अपने अपने घरों से दूर रहते थे, सेना में शामिल होते थे, लंबे समय तक घरों से दूर रहते थे, तो उनके लिए निःशुल्क डाक व्यवस्था थी। वह डाक व्यवस्था अंग्रेज़ों ने बंद कर दी। इसके कारण भी सैनिकों के मन में विद्रोह होने लगा कि हम तो एक परिवार से दूर रह रहे हैं और उसके बाद जो अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमको पैसा देना पड़ता था। चौथा था अंग्रेज सैनिकों एवं हिंदुस्तान के सैनिकों में भेदभाव। अर्थात उन्हें वेतन ज़्यादा दिया जाता था, अंग्रेज सैनिकों को पदोन्नति जल्दी दी जाती थी और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। वहीं जो हिंदुस्तान के सैनिक थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। अगला है पांचवा, भारतीय सैनिकों को अपमानजनक शब्दों का प्रयोग। अर्थात भारतीय सैनिकों को अपमानजनक शब्दों का प्रयोग
किया जाता था, जैसे उन्हें ब्लैक इंडियन कहा जाता था, या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। और ये अच्छा व्यवहार ना करने के कारण भी लोगों के मन में ये विद्रोह की भावना पनपने लगी थी। अब आगे देखिए हम तात्कालिक कारण। ये तात्कालिक कारण जो है कि इसके पहले तक के जितने भी कारण थे, उन कारणों में हमने देखा कि लोगों के मन में विद्रोह की भावना तो पनपने लगी थी, लेकिन विद्रोह हुआ नहीं था। अब इसमें हम देखेंगे कि जो तात्कालिक कारण है, जिसके बाद से विद्रोह भड़क गया था, तो ये तात्कालिक कारण है। मैंने जैसे बताया था कि यह अफवाह फैली थी कि एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय एवं सुअर की सब्जी चर्बी का प्रयोग किया जाता था, और हिंदुओं के लिए गौ का मांस वर्जित था। मुसलमानों के लिए भी सुअर का मांस अशुद्ध माना जाता था। इस कारण उन्होंने इसका विरोध किया, और इस तरह हिंदू और मुसलमान जो दोनों सैनिक थे, वो एनफील्ड राइफल का प्रयोग का उन्होंने विरोध किया। अब बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने चर्बी वाली कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। ये तत्कालिक कारण में है, तो उन्होंने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। इस बात पर अंग्रेज अफसर से उनका विवाद हुआ, और इस बात से क्रुद्ध होकर मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी। इस पर मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया, और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अर्थात उस मतलब विवाद के कुछ दिन बाद ही उसको फांसी दे दी गई, और यहीं से विद्रोह की शुरुआत हो गई। मंगल पांडे को जैसे ही फांसी दी गई, अनेक स्थानों पर विद्रोह की आग फैल गई, और ये आग फिर क्रांति का रूप धारण कर ली। इस तरह 1857 की क्रांति के लिए कोई एक कारण ना होकर उपरोक्त सभी कारण थे। लंबे समय से हिंदुस्तानियों के मन में जो विभिन्न कारणों से असंतोष उत्पन्न हो रहा था, यही असंतोष विद्रोह के रूप में जगह जगह क्रांति का महत्वपूर्ण कारण बना। आगे यह क्रांति तो हुई, किंतु यह क्रांति विभिन्न कारणों से असफल हो गई। अर्थात क्रांति की शुरुआत तो हो चुकी थी, और विद्रोह संघर्ष भी हुआ, लेकिन यह क्रांति जो थी वो असफल हो गई। अब असफल क्यों हुई, इनके कारणों का अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में, जो भाग 3 है, कि उसमें करेंगे। 1857 की क्रांति के असफल होने के महत्वपूर्ण कारण क्या क्या है। आशा है कि आपको ये वीडियो जो विस्तार से मैंने बताया है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने बच्चों को भी बताइएगा, ताकि वो हमारे 1857 की क्रांति के इतिहास के संबंध में समझ सकें। धन्यवाद।